नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आवास फाइनेंस के बारे में। तो आज के ट्रेडिंग डे में आवास फाइनेंस में लगभग आधे % की तेज़ी देखने को मिल रही है। लेकिन जब हम लोग मैक्स की चार्ट ओपन करें तो मैक्स में आवास फाइनेंस ऑलमोस्ट टॉप लेवल से लगभग 55% की गिरावट पर ट्रेड कर रहा है। तो इस वीडियो का मेन सेंटर पॉइंट होने वाला है, क्या ये गिरावट आवास फाइनेंस के इन्वेस्टर्स के लिए एक अमेजिंग अपॉर्चुनिटी है या फिर एक एग्जिट करने का टाइम आ चुका है। तो इसके लिए मैं आपके सामने कंपनीज के प्रोज और कॉन्स दोनों ही रखने वाला हूं, और साथ ही साथ इस कंपनी में इतनी बड़ी मैसिव गिरावट के पीछे की वजह क्या है। अगर आप लोगों को रीजन पता होगा तो आप लोग अपने रिस्क टेकिंग एबिलिटी के हिसाब से एक बेहतर डिसीजन ले सकोगे। तो इतनी बड़ी गिरावट के पीछे की जो सबसे पहली वजह सामने आती है वो है कंपनी की वैल्यूएशन। तो इसके लिए हम लोग कंपनी की पीई रेशियो को ओपन कर रखे हैं। कुछ वक्त पहले कंपनी 92 के वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रही थी, यानी कि 92 के पीई पे ट्रेड कर रही थी। लेकिन इतना ज़्यादा वैल्यूएशन कंपनी खुद को जस्टिफाई नहीं कर पा रही थी और इसके बाद कंपनी में एक मैसिव गिरावट देखने को मिली। लेकिन अगर आप लोग मार्च 2019 से कंपनी का शेयर प्राइस देखें तो कंपनी के शेयर प्राइस में कंटिन्यूअस रूप से बढ़ोतरी देखने को मिल रही थी। तो इस पीरियड में कंपनी ने बहुत ही ज़्यादा अच्छे रिजल्ट पोस्ट किए होंगे, तभी ऐसा पॉसिबल है कि कंपनी के शेयर प्राइस ऊपर जा रही हो और वैल्यूएशन नीचे। लेकिन जब आप लोग मार्च के पीरियड में स्टॉक प्राइस देखें तो मार्च के पीरियड में प्राइस में कंटिन्यूअस रूप से एक गिरावट देखने को मिलने लगी, और इस गिरावट के पीछे की वजह था कि कंपनी का रिजल्ट इम्प्रेसिव बिल्कुल भी देखने को नहीं मिल रहा था। तो जब कंपनी का रिजल्ट खराब होने लगेगा तो वैल्यूएशन बिल्कुल भी टॉप लेवल पर टिक नहीं सकता, और उसके बाद कंपनी में एक कंटिन्यूअस गिरावट होने लगी। और जब इंडस्ट्री का पीई देखें तो इंडस्ट्री का पीई 18.5 का देखने को मिलता है, और इस कंपनी का एवरेज पीई लगभग 60 का है। और जितने भी फाइनेंशियल कंपनी है वो इतनी हाई वैल्यूएशन पे कभी भी टिक नहीं पाता। तो यही रीज़न है कंपनी में कंटिन्यूअस गिरावट होने की। कंपनी बस अपनी वैल्यूएशन को सही प्राइस पे एडजस्ट करने की कोशिश कर रही है। और दूसरी जो कंपनी में जो सबसे बड़ी गिरावट की वजह बनी थी वो है मिस्टर सुनील अग्रवाल, जो कि कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर यानी कि कंपनी के एमडी और सीईओ थे। और उन्होंने इस कंपनी को 3 मई 2023 को छोड़ दिया, और उसके बाद कंपनी में लगभग 6% की गिरावट मात्र एक दिनों में देखने को मिली थी। और मिस्टर सुनील अग्रवाल के छोड़ने के बाद ही कंपनी के अंदर एक पैनिक सेलिंग होने लगी थी, और ये पैनिक सेलिंग 26 मई 2023 को एक नया 52 वीक लो लगवा दिया था। अब बात ये आती है कि क्या एमडी के छोड़ने के बाद या फिर सीईओ के छोड़ने के बाद कंपनी में इतने बुरे हालात आ जाते हैं कि कंपनी 52 वीक लो लगा देती। तो इसका आंसर है कि अगर कोई एमडी या फिर सीईओ कंपनी को एक नई ऊंचाइयों पर लेकर जाते हैं और उसके बाद वो छोड़ देते हैं तो कंपनी के इन्वेस्टर्स नाराज़ हो जाते हैं, और इसके बाद एक पैनिक सेलिंग चालू होता है। लेकिन अगर पुराने एमडी सीईओ के छोड़ने के बाद एक बहुत ही बढ़िया या फिर पहले से ज़्यादा बढ़िया एमडी और सीईओ आ जाते हैं कंपनी, तो मार्केट उनके स्वागत में एक बहुत बड़ी रैली भी दिखाती है। मार्केट में एमडी सीईओ को छोड़कर जाना लगभग अधिकांश कंपनियों के साथ चलता रहता है, और जब भी एमडी या फिर सीईओ कंपनी को रिजाइन करते हैं तो वो अपने रिजाइन करने की वजह भी पब्लिक के डोमेन के सामने रखते हैं। अगर वो लोग ऐसा कुछ बोल जाएं कि कंपनी के अंदर फ्रॉड चल रहा है तो कंपनी के तो बैंड बज जाएगी। लेकिन बहुत सारे एमडी सीईओ खुद के पर्सनल ग्रोथ के लिए भी कंपनी को चेंज करते रहते हैं, और आवास फाइनेंस में कोई भी ऐसी बात नहीं बोली गई थी एमडी सीईओ के द्वारा कि कंपनी के अंदर कोई भी इंटरनल प्रॉब्लम चल रही हो। तो एमडी सीईओ की तरफ से कंपनी को हरी झंडी दिखाकर ही कंपनी को छोड़कर गए हैं। तो यहाँ से भी पैनिक करने की कोई बात नहीं है। और उसके बाद कंपनी के नए सीईओ मिस्टर सचिंदर बने हैं। और तीसरी सबसे बड़ी कंपनी में जो वजह बनी थी इतनी बड़ी गिरावट की, वो है कंपनी के प्रोमोटर्स के द्वारा बहुत ही बड़े अमाउंट में स्टेक को सेल करना। तो इसके लिए हम लोग कंपनी के प्रोमोटर्स ग्रुप पर आ चुके हैं, और प्रोमोटर्स में हम लोग देख सकते हैं कि कंपनी के प्रोमोटर्स ने लगभग 11% का स्टेक सेल कर दिया था, और वो भी एक झटके में। लेकिन ये जो 11% की मैसिव सेलिंग प्रोमोटर्स के द्वारा हुई है, ये पब्लिक के माथे नहीं चेपा गया है। तो ये इस कंपनी के लिए एक राहत की बात है। जितने भी स्टेक सेल किए गए हैं वो मैक्सिमम स्टेक एफआईआई और डीआईए के द्वारा खरीद लिया गया है। अगर ये सारा स्टेक पब्लिक के माथों पे थोप दिया जाता तो मैं इस लाइन के बोलने के लिए एक पल के लिए भी नहीं हिचकिचाता कि इसे अभी सेल कर दो, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है।
और इसके पहले भी देखा जाए तो प्रोमोटर्स ने 3% का स्टेक सेल कर दिया था। और इस कंपनी का अगर करंट सिनेरियो देखा जाए तो करंट सिनेरियो में पब्लिक के हाथों से स्टेक छीना जा रहा है। अगर हम लोग पब्लिक शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो इसमें एक पॉजिटिव ग्रोथ देखने को मिल रही है। हम लोग इस क्वार्टर का कंपनी का रेवेन्यू देखें जो कि 450 करोड़ का है, तो 450 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी ने आज से पहले कभी नहीं लाकर दिखाई है। तो कंपनी का रेवेन्यू भी ऑल टाइम हाई है। और दूसरी तरफ कंपनी का नेट प्रॉफिट जो 127 करोड़ की है, तो नेट प्रॉफिट भी ऑल टाइम हाई देखने को मिल रही है। और फिर कंपनी का एनपीए, तो कंपनी का एनपीए भी देखा जाए जो कि करेंट टाइम में 0.92% का है। तो इससे कम एनपीए मात्र 2020 में देखने को मिला था। अगर 2020 को छोड़ दिया जाए तो कंपनी का एनपीए भी ऑल टाइम लो हो जाएगा। अब हम लोग देख लेते हैं कि कंपनी के मार्च क्वार्टर के रिजल्ट आने के बाद म्यूचुअल फंड का क्या रिएक्शन था। म्यूचुअल फंड बाई कर रहे हैं या फिर स्टेक सेल कर रहे हैं। तो चलिए अब हम लोग म्यूचुअल फंड डेटा पे भी आ चुके हैं। तो म्यूचुअल फंड डेटा में अगर देखा जाए, जो ब्लू लाइन है वो बता रहे हैं कि कितने म्यूचुअल फंड इसे होल्ड कर रहे हैं। तो अगर म्यूचुअल फंड का अगर होल्ड्स देखा जाए तो 49 म्यूचुअल फंड इसे करेंटली होल्ड कर रहे हैं जो कि ऑल टाइम हाई है। और अप्रैल मंथ में 25 नए म्यूचुअल फंड ने और बाई किया है और 8 म्यूचुअल फंड ने सेल किया है। और इसी चीज़ को अगर हम लोग नंबर ऑफ स्टॉक्स में देखें, यानी कि अप्रैल मंथ को नंबर ऑफ स्टॉक्स में देखें, तो कंपनी के अंदर की होल्डिंग्स देखें तो कंपनी के अंदर की होल्डिंग कंटिन्यूअस से बढ़ती जा रही है। और दिसंबर 2022 में ऐसा देखने को मिला था जहां पर नेट होल्डिंग में गिरावट देखने को मिली। और उसके बाद की बात की जाए तो शेयर्स कंटिन्यूअस रूप से हर एक मंथ में खरीदे ही जा रहे हैं म्यूचुअल फंड के द्वारा। तो म्यूचुअल फंड भी कंटिन्यूअस रूप से बाइंग करते ही जा रहे हैं। और अगर हम लोग मल्टीपल ब्रोकरेज की तरफ से कंपनी के फ्यूचर प्रोडिक्शंस की बात करें तो कंपनी का फ्यूचर प्रोडिक्शन 2024 और 2025 में कंपनी 25% के रेट से ईयर ऑन ईयर दोनों साल ग्रो करने वाली है। और 25% का ग्रोथ रेट काफ़ी अच्छा माना जाता है। और अगर हम लोग पिछले साल यानी कि 2023 की बात करें तो 2023 में कंपनी ईयर ऑन ईयर 20% से ही ग्रो कर पाई थी। और अगर आप लोग को याद होगा तो पिछले साल कितनी ज़्यादा रेट हाइक हुई थी और मार्केट में कितना ज़्यादा प्रेशर था, उसमें कंपनी ने 20% का ग्रोथ ला कर दिया था। और अब तो महंगाई भी कंट्रोल में आ चुकी है तो कंपनी की ग्रोथ रेट और भी ज़्यादा शानदार होने वाली है। लेकिन इन सभी के बीच में आप लोगों को सिर्फ इस चीज़ को याद ज़रूर रखना है कि ये सभी कुछ प्रेडिक्शंस है। प्रेडिक्शंस सही भी हो सकते हैं या फिर गलत भी। और मैं अपनी पर्सनल व्यू बोलूँ तो कंपनी के नंबर भी सुधरते हुए देखने को मिल रहे हैं और दूसरी तरफ रेट हाइक भी कंट्रोल हो चुका है। तो अगर आप लोगों की रिस्क टेकिंग एबिलिटी अलाउ करती है तो आप लोग इसे ज़रूर कुछ क्वार्टर और वक्त दें। और साथ ही साथ म्यूचुअल फंड का भी कमबैक हो चुका है। तो मैंने कंपनी के प्रोज और कॉन्स ऑनेस्टली आप लोगों के सामने रख दिए हैं जिससे आप लोग एक बेहतर डिसीजन ले सको अपने रिस्क टेकिंग एबिलिटी के हिसाब से। और इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।